रक्षा बजट में क्या हुआ? रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। उनके साथ होगा तो फिर ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज राइज होंगी, और वो दोनों ये दावा रखते हैं और पता भी है दुनिया को। इंडिया तो खैर उनके हथियार भी यूज करता है। चाइना के हथियार पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया ने देख ली है। देखिए, अब मसला यह है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है, और दोस्तों ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ये देखिए, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। इसमें खास मुसलमान देश जो अरब लीग के हैं, चूंकि इस्लाम अरब दुनिया से फूटने वाला मजहब है, तो अरब लीग के मुसलमान देश, सारे के सारे अरब लीग के मुसलमान देश, ये साउथ एशियन मुसलमान देशों को उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। वो भारत को ऑब्जर्वर देश के तौर पर शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान भी शामिल नहीं ऑब्जर्वर देश में। ये जो पाकिस्तानी समझते हैं ना कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं, ये वो समझते हैं कि सारे के सारे पाकिस्तानी अरबों की औलाद है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टार्मर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म फोर्सेस की और इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गो। सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो था डिफेंस एलोकेशन। बट सवाल यह है कि क्या यह बजट सिर्फ हथियारों के लिए है? इस बार डिफेंस में करीब 12 से 15% की बढ़ोतरी जरूर दिखी, लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। यह सिर्फ टैंक और फाइटर जेट्स की बात नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च और फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, हमारे पड़ोसी देशों में हलचल मच गई। आखिर भारत ऐसा क्या बना रहा है जो पूरे रीजन का बैलेंस बदल सकता है? यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। Like this, so it means that there is a more danger. There is a more danger in this region. और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है। SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू आर पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना, ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये SU-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है।
कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, Su-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था इंडिया को, जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। लेकिन वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं, ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। Su-57 जो है जो Su-57 जो है वो जैसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने सब इंडिया जीडीपी हैज रीच्ड 4.18 ट्रिलियन, 4.18 खरब भारत की जीडीपी पहुंच गई है। ऑफिशियली जापान को सरपास करके भारत बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये पहली न्यूज है इकोनॉमी को लेकर। दूसरी न्यूज है कि जर्मनी को अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत ओवरटेक कर लेगा और अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है दैट इज 4.18 ट्रिलियन यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन यानी कि 7.3 खरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज है। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर हुआ है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी या बिग इकोनॉमी। इससे ये अमेरिका से ज्यादा इसकी तरक्की है भारत की परसेंटेज टर्म्स में, चाइना से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। Q2 में आप सबको पता है, हम कई बार कवर कर चुके हैं, Q2 में इंडिया जीडीपी ग्रू बाय 8.2%, which is phenomenal। किसी भारत की बात की जाए तो 140 दिन से कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत जारी रखी है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करता है और खुद जो है हाइब्रिड वॉर मोड में भी नजर आता है। गुज़िश्ता दिन जो उसने सिविलियन को टारगेट किया है, ये चीज हमें जंग के दौरान भी नहीं मिलती है, उल्टा पाकिस्तान पर बहुतान लगाया जा रहा है। तो ये तो मिज़दाक चोर मचाए शोर वाली हो गई। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फारूक सलीम मौजूद हैं, अयाज अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, भारत को तो वतीरा हमेशा से यही रहा है। देखिए, उनकी अगर मीडिया की बस में हो बात, तो वो तो आज शाम को जंग छेड़ दें। और उनका जो, हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स पे वहाँ पे गए हैं, जो उनका एक अंदाज़ होता है, जो उनका भड़काने की बात होती है, कशीदगी तो पहले से ही होती है, टेंशन होती है, लेकिन उनके आप टीवी चैनल्स को सुने और ख़ास तौर पे उनके कई एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत शोहरत पाई है हिंदुस्तान में, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो जंग छेड़ने के शायद फैसला भी उन्होंने ही करना है और जंग का डिक्लेरेशन जो है उन्होंने करना है, और उससे ये जो है हालात जो हैं, और एक वो जो है वॉर हिस्टेरिया और एक बिल्कुल फ्रेंजी की कैफियत जो है वहाँ पे वो विप अप करते हैं। हम तो यहाँ पे खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमारे अंदरूनी मामलात इतने होते हैं कि टीवी चैनल्स को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान का मसला और ये LOC पे और ये जो है, ये बस एक है कि हाथ में चीज़ आई और इसको फिर वो बढ़ा के वो पेश करते हैं। अब अगर हम इस पूरे यूनियन बजट को गहराई से देखें तो साफ पता चलता है कि भारत की स्ट्रेटजी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। हां, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन डिफेंस सेक्टर में जोड़ा गया है। लेकिन यह पैसा सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन्स पर खर्च नहीं होने वाला। इसमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स, AI बेस्ड डिफेंस सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस बेस्ड एसेट्स और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। साथ साथ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइंटिफिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी भारी निवेश किया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी भारत अपने डिफेंस बजट में मामूली बढ़ोतरी करता है
तो पड़ोसी देशों में इसे सीधे मिलिट्री थ्रेट के तौर पर देखा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि भारत का फोकस डिटरेंस और सेल्फ रिलायंस पर है, न कि एग्रेशन पर। इस बार पैनिक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि यह इंक्रीज सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है, मतलब कैपेबिलिटी बिल्डिंग। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी बना चुका है। इसी कारण फ्यूचर में रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी में जंप है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल यह है कि रीजनल डायनामिक्स बदल रही हैं। अब सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर नहीं बल्कि ईस्टर्न फ्रंट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बजट में नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी दिखते हैं, जो ये बताते हैं कि भारत कॉन्फ्रंटेशन से ज्यादा कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंस चाहता है। कुल मिलाकर यह बजट एक क्लियर सिग्नल देता है कि भारत शॉर्ट टर्म हेडलाइंस के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के लिए प्लानिंग कर रहा है। और यही वजह है कि ये नंबर्स सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि आने वाले दशक की पावर इक्वेशन का ब्लूप्रिंट हैं।